एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर में। हम सभी लोग अभी अभी पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मना करके आए हैं। सभी ने अपने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर कभी पौधे लगाते हुए तो कभी कोई स्टिकर या पोस्टर लेकर के अपनी अपनी फ़ोटोज़ भी शेयर करी होंगी और बहुत सारी चिंताएं भी जताई होंगी। उसी कड़ी में मैं थोड़ा सा आज आगे आप लोगों के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो हम में से बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी और बहुत सारे लोगों ने उन पर कभी ध्यान नहीं भी दिया होगा। लेकिन ये बहुत सारे आंकड़े हैं जो अलग अलग सोर्सेस से मैंने जुटाए हैं और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि प्लास्टिक जो हमारे जीवन का इस समय एक अभिन्न अंग बन चुकी है, उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। आखिर हम इस पर्यावरण को, इस नेचर को, इस प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं, एक मनुष्य जाति इस पर्यावरण या एनवायरनमेंट को क्या दे रही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के इस वीडियो में आगे और देखते हैं कि प्लास्टिक कैसे कैसे हमारे इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि हमारा टॉपिक आज का जो है वो है प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड रिसाइकलिंग। तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग की हमको क्या ज़रूरत है। रिसाइकलिंग का मतलब ये हो गया कि हमको उसको दोबारा से उपयोग करना है, ठीक है, दोबारा उपयोग करने के लायक बनाना है। तो इस प्रोसेस की आखिर क्यों ज़रूरत है, तो ये क्यों पर जब हम आते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि प्लास्टिक का पॉल्यूशन क्या है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे ये पॉल्यूट करती है। ये देखिए, कई जगह पर मिट्टी यानी कि सॉइल जो है उसमें पॉल्यूशन आपको दिखेगा, उसकी कई कई परतों तक प्लास्टिक जमा है। पानी को तो प्रदूषित कर रही है प्लास्टिक, एयर को पॉल्यूशन दे रही है। जब प्लास्टिक को हम जलाते हैं तो बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। पानी में बहुत सारे प्लास्टिक फाइबर्स, प्लास्टिक के टुकड़े इकट्ठे होते जा रहे हैं। मरीन लाइफ यानी कि जो जलचरीय जीवन है वो बुरी तरह से इफेक्टेड हो रहा है प्लास्टिक की वजह से। वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जीव जो हैं वहाँ पर भी प्लास्टिक पहुँचती जा रही है। और अंत में जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर भी आ रहा है, यानी कि ह्यूमन हेल्थ पर। तो इन पांचों चीज़ों में कैसे, इन सभी 5-6 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन पर कैसे प्लास्टिक इफेक्ट डालती है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पॉइंट्स देखेंगे। और ये पॉइंट्स कोई हाइपोथेटिकल पॉइंट्स नहीं है, ये बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स और बहुत सारे अलग अलग ऑथेंटिक सोर्सेज से मैंने लिए हैं। ये सोर्सेज के जो पॉइंट्स हैं ये ज़रूर आई ओपनर होंगे हमारे लिए, जो हमारी आंखें खोल देंगे कि आखिर हम कहाँ तक ले आए हैं इस पृथ्वी को, जिसको हम अपनी प्रोग्रेस मानते रहे हैं। उस प्रोग्रेस के नाम पर हमने क्या छल किया है इस नेचर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नीड ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग। प्लास्टिक रिसाइकलिंग की नीड है, लेकिन आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब जब हम ढूंढने जाते हैं तो हमको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो हम सभी अक्सर सुनते रहते होंगे कि जो सॉलिड वेस्ट इस समय जनरेट हो रहा है, उस सॉलिड वेस्ट का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक जो है ये बहुत बहुत साल ले लेती। कुछ प्लास्टिक्स होती हैं जो कुछ साल लेती हैं, कुछ सैकड़ों साल लेती हैं और कुछ हजारों साल लेती हैं डिकम्पोज होने में, और कुछ ऐसी होती हैं जो डिकम्पोज नहीं होती हैं। जब ये डिकम्पोज होती हैं या नहीं होती हैं, जब तक ये ज़मीन में, पानी में या कहीं पर भी रहती हैं, उस दौरान ये हार्मफुल केमिकल्स भी इनसे निकलते हैं जो इस नेचर में मिलते जाते हैं, कभी ज़मीन में तो कभी पानी में, और कभी इन दोनों के रास्ते से होते हुए हमारे और जीव जंतुओं के शरीर में, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो हमको ध्यान में आता है वो है कि प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। हवा, पानी, मिट्टी, जंगली जीव जंतु और जो जलचरीय जीव जंतु हैं, इन सभी को ये पॉल्यूट कर रही है, प्रदूषित कर रही है। प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक कंज्यूम्स मच ऑयल एंड एनर्जी। जी हाँ, क्रूड ऑयल के लिए हम सभी लोग परेशान रहते हैं और ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको हम दोबारा से रिसाइकिल नहीं कर सकते, और इसका बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा हिस्सा प्लास्टिक बनाने में खर्च होता है। तो क्या हम इसको बचाने के लिए प्लास्टिक का कंजम्पशन कम नहीं कर सकते हैं? तो ये सारे पॉइंट्स आज हमें डिस्कस करने हैं। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को देखते हुए अगर हम इनके बारे में डिटेल में चलते हैं तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या फैक्ट्स मिलते हैं।
सबसे पहले तो हम ध्यान देते हैं कि हार्मफुल केमिकल्स जो निकलते हैं प्लास्टिक से वो क्या हैं और उनके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो जो केमिकल्स निकलते हैं ये कैसे निकलते हैं मैं आपको वजह बताता हूँ। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो उसमें बहुत सारे एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, बहुत सारे कलर कंपोनेंट्स मिलाए जाते हैं, रेजिन्स मिलाए जाते हैं जो प्लास्टिक की एज बढ़ाने का काम करते हैं। प्लास्टिक पर हवा, पानी या केमिकल्स का कोई असर ना पड़े, इस चीज़ का रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं प्लास्टिक में, प्लास्टिक की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं। तो बनाते समय तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम ये एडिटिव्स उनमें मिला देते हैं, लेकिन उन एडिटिव्स का क्या असर होता है तो आइए देखते हैं। तो पहला जो है वो है थैलेट या बिस्फेनॉल ए या क्लोरीनेटेड प्लास्टिक्स जो होती हैं, इनके बारे में आइए हम देखते हैं। ये क्या करती हैं, जिन प्लास्टिक्स में ये मिक्स किए गए होते हैं एडिटिव्स, तो इसकी वजह से जब वो प्लास्टिक वेस्ट में कन्वर्ट होती है तो कुछ समय के बाद उससे छोटे छोटे टुकड़े बाहर आने लगते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलने लगते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स जब निकलेंगे तो वो पानी में भी मिक्स होंगे और एयर में भी मिक्स होंगे और सॉइल यानी कि मिट्टी में भी मिक्स होते हैं। ये जितने भी पानी पीने वाली प्रजातियां हैं उन सभी को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे तक हो सकते हैं जो हमको शायद ठीक से दिखे भी ना, ये उस पानी में चले जाते हैं, हवा में चले जाते हैं, मिट्टी में मिलते हैं और इन सब के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं। तो देखिए इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इन केमिकल्स के जो इन तरीक़ों से हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। ये हार्मोनल इफ़ेक्ट्स डालते हैं, हमारे हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। ये सूजन जैसी बीमारियां पैदा करते हैं हमारे शरीर में, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, चेंजेस इन जीन्स, जी हाँ जीन्स में परिवर्तन कर देते हैं। और जब जीन्स में परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं जो रीजनरेशन प्रोसेस है मनुष्य का उस पर भी फ़र्क आएगा, जो अगली जनरेशन्स हैं उन पर फ़र्क आएगा, उनकी स्ट्रेंथ पर फ़र्क आएगा। ये जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करते हैं, शुरू करते हैं हमारे शरीर में, स्टार्ट कर देते हैं। ये तो कुछ एक केमिकल्स थे, अभी और भी हैं ऐसे। देखिए दूसरे आते हैं BFRs जिनको बोलते हैं ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स या बेंजीन, विनाइल क्लोराइड। ये जो BFRs होते हैं ये फ्लेम रिटार्डेंट्स होते हैं जो एडिटिव्स के तौर पर मिलाए जाते हैं प्लास्टिक में। ये क्या इफेक्ट डालते हैं आइए देखते हैं। तो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ दीज हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन सेडिमेंट्स, मरीन एनिमल्स एज वेल एज इन ह्यूमंस। इनका बढ़ा हुआ स्तर मरीन एनिमल्स में, मनुष्यों में और सेडिमेंट्स पे पाया गया है, इनका बढ़ा हुआ स्तर। उसका असर क्या होता है देखिए। तो सबसे पहली चीज़ थायराइड, एक बहुत कॉमन सी आज की समस्या है थायराइड। दूसरी कैंसर, ये जानलेवा बीमारी, ये भी हार्मफुल इफेक्ट आते हैं प्लास्टिक एडिटिव्स से। नंबर 3 हार्मोनल व्यवधान, हार्मोनल डिस्ट्रप्शंस, परमानेंट लर्निंग एंड मेमोरी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं इनके इफेक्ट से। हियरिंग डेफिसिट मतलब सुनने की शक्ति कम होना, बिहेवियरल चेंजेस व्यवहार परिवर्तन, और हार्म टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम मानव प्रजनन प्रणाली को नुकसान। जी हाँ, जब शरीर को नुकसान पहुंचेगा तो ये सारे नुकसान होंगे। इसको सुन करके डर तो ज़रूर लगता है, लेकिन ये बहुत कुछ ही पॉइंट्स हैं, अभी आगे बहुत कुछ है हमारे लिए, ध्यान दीजिए। ये जो केमिकल्स हैं, दीज केमिकल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल फ्रॉम प्लास्टिक। जो डंप की हुई प्लास्टिक होती है, जो मैदानों में डाल दी जाती है, वो उन प्लास्टिक से केमिकल्स निकलते हैं और मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, या जो आसपास पानी होता है उनमें मिक्स हो जाते हैं, और इस तरह से पानी के थ्रू वो समुद्र में जाकर के मिक्स होते हैं। 2016 में 300 टन BFR कंटेनिंग प्लास्टिक, मतलब ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट जिनमें थे, ऐसी साइकिल को रिसाइकलिंग वाली धारा में डाला गया, यानी कि जो प्लास्टिक रिसाइकिल की जा रही थी उसमें 300 टन ऐसी प्लास्टिक भी मिलाई गई थी जिसमें BFR था। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक है एक आंकड़ा, क्योंकि रिसाइकलिंग पर हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसमें ये भी ध्यान हमको देना होगा कि हार्मफुल केमिकल्स वाली प्लास्टिक को हम बचाएं, ना मिलाएं उसको, ठीक है। कुछ देशों में हर 8
10 में से हर 8 बच्चे और लगभग सभी वयस्कों में, मीन्स सभी एडल्ट्स में थैलेट्स का मेजरेबल अमाउंट पाया गया है शरीर में। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस के 93% लोगों में बिस्फेनॉल ए पाया गया है यूरिन में। वाटर वर्ल्ड की एक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से, इस आंकड़े को ध्यान से सुनिएगा, वॉशिंग मशीन में एक बार में कपड़े धोने पर, सिंथेटिक कपड़े को धोने पर लगभग 7 लाख माइक्रोस्कोपिक पॉलीमर फाइबर्स रिलीज होते हैं। माइक्रोस्कोपिक पॉलीमर फाइबर्स रिलीज होते हैं 7 लाख, जो हमको दिखते भी नहीं है। ये एक साइकिल में रिलीज होते हैं और ये एक स्टडी कहती है, ठीक है। एक दूसरी स्टडी है जो ये कहती है कि एक सिंथेटिक जैकेट को अगर एक बार धोया जाए तो एक एवरेज तौर पर 1.7 ग्राम्स माइक्रोफाइबर्स उससे रिलीज होते हैं। 1.7 ग्राम्स माइक्रोफाइबर्स की बात हो रही है, इसलिए ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये माइक्रोफाइबर्स एयर में मिल जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं, और इन सभी में केमिकल्स का कुछ ना कुछ अमाउंट होता है। ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो ये क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, क्योंकि एयर में हम जब सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी पहुंच रहे हैं, जो जीव जंतु हैं उनमें भी पहुंच रहे हैं। आगे हम ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे ये इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स जो 10 माइक्रोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक होते हैं, ये भी जो होते हैं ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी पाए जाते हैं और कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी पाए जाते हैं। तो लगभग हर जगह पर जहाँ जहाँ मनुष्य है, हर उस क्षेत्र में हमने प्लास्टिक को फैला रखा है किसी न किसी तरीके से। आर्टिफिशियल प्लेग्राउंड्स बनाए जाते हैं, उन प्लेग्राउंड्स में जो आर्टिफिशियल घास बनाई जाती है आजकल, उसके लिए प्लास्टिक का या पॉलीमर्स का यूज़ किया जाता है। एक समय के बाद वो भी धीरे धीरे माइक्रोबेट्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिलीज़ करने लगती है, और हर वॉश या सफाई के साथ उससे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, जो आसपास के पैसेजेस से होते हुए, छोटी छोटी नालियों से होते हुए बड़े बड़े जल स्रोतों में मिलते हैं जाके, या फिर मिट्टी में, मैदानों में मिल जाते हैं। ये सारे आंकड़े अभी नाकाफ़ी हैं, अभी सारी बात हमारी नहीं ख़त्म हुई है यहाँ पर, अभी बहुत कुछ है आगे। चलिए देखते हैं। अगर बात करें 1950 से अब तक, तो पूरी दुनिया में 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया जा चुका है। 8.3 बिलियन टन, बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं आप समझ सकते हैं, कितने 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया जा चुका है, जो लगभग 47 मिलियन ब्लू व्हेल्स के वजन के बराबर है। इसमें से केवल 9% प्लास्टिक रिसाइकिल होती है। अगर हम बात करें कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से केवल 9% प्लास्टिक जो होती है वो रिसाइकिल होती है। 12% प्लास्टिक जो है वो जला दी जाती है, और जबकि जो बाकी 79% है वो लैंडफिल्स के रूप में, यानी कि ज़मीन पर वो इकट्ठी हो जाती है और धीरे धीरे करके वो ज़मीन की सतह में पहुंचती जाती है और पानी में पहुंचती जाती है। बहुत छोटा अमाउंट है जो रिसाइकिल हो रहा है, बाकी सारी की सारी प्लास्टिक हमारी ज़मीन पर इकट्ठी हो रही है। और ये लैंडफिल्स हमको जगह जगह शहरों के आसपास दिख जाते हैं, जहाँ पर कचरे के ढेर होते हैं, वहाँ पर प्लास्टिक का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। लगभग 12.7 मिलियन टन्स प्लास्टिक जो है वो हर साल समुद्र में, सागरों में पहुंच रही है। 12.7 मिलियन टन्स प्लास्टिक हर साल ओशंस में, यानी कि सागरों में पहुंच रही है। और अगर एक एवरेज देखा जाए तो लगभग हर मिनट, इसी आंकड़े को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लगभग हर मिनट समुद्र में इतनी प्लास्टिक गिराई जा रही है या पहुंच रही है जितनी एक ट्रक में आ जाएगी। एक बड़े ट्रक में जितनी प्लास्टिक आ सकती है उतनी प्लास्टिक हर मिनट समुद्र में मिल रही है किसी न किसी माध्यम से। 8 मिलियन पीसेस प्लास्टिक के ये पर डे ओशन में, यानी समुद्र में मिल रहे हैं। ये सभी आंकड़े एक दूसरे से मिले हुए हैं, बस उन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए अलग अलग तरीके से मैंने लिया है।
5 ट्रिलियन पीसेज ऑफ प्लास्टिक्स ये जो हैं ये हमारे ओशन में अवेलेबल हैं। और ये कितने हैं तो देखिए, इनफ टू सर्कल द अर्थ ओवर 400 टाइम्स। इतने पीसेस ओशंस में अभी अवेलेबल हैं। 5 ट्रिलियन पीसेस, ये माइक्रो पीसेस से लेके मैक्रो पीसेस सभी की बात हो रही है। सब मिलाकर के 5 ट्रिलियन से ज़्यादा पीसेस समुद्र में हैं। 2,69,000 टन प्लास्टिक ये समुद्र की सतह पर तैर रही है। केवल जो सतह पर तैर रही है उसका वजन लगभग, एक अनुमान के मुताबिक 2,69,000 टन है, जो लगभग 1345 ब्लू व्हेल्स के वजन के बराबर है। ये आंकड़े अभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि मनुष्य ने तरक्की बहुत करी है, तो उस तरक्की के जो निशान हैं वो बहुत गहरे हैं। आइए आगे देखते हैं। 46,000 पीसेज मैक्रो और माइक्रो पीसेज ऑफ प्लास्टिक जो है ये हर एक वर्ग मील में समुद्र में मौजूद है। यानी कि अगर समुद्र में अगर हम हर वर्ग मील पर जाएं, इतना एरिया लेकर के चलें, तो हर वर्ग मील में 46,000 छोटे बड़े प्लास्टिक के टुकड़े मौजूद हैं। ये हमारी सफलता के निशान हैं। 1 मिलियन प्लास्टिक बैग्स जो हैं ये हर मिनट कचरे के ढेर में जा रहे हैं। हर मिनट अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में 1 मिलियन मतलब 10 लाख प्लास्टिक बैग, पॉलीथिन कचरे के डिब्बे में जा रहे हैं हर मिनट। सोचने वाला आंकड़ा है, जिसका मतलब है 500 बिलियन प्लास्टिक बैग्स जो हैं ये हर साल लगभग कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े देखिए ज़रा। 1 टन प्लास्टिक जो है ये 2.5 टन ऑफ CO2 जनरेट करती है, और जाहिर सी बात है कि CO2 हमारे लिए नुकसानदेह है। अब हम बात करते हैं कि ये जो माइक्रोफाइबर्स निकल के खेतों में जाते हैं इनसे और क्या नुकसान होता है। एक तो ये हमारे शरीर में पहुंचते हैं, पानी में पहुंचते हैं, जीव जंतुओं के शरीर में पहुंचते हैं। उसके अलावा क्या होता है, देखिए ये जो माइक्रोफाइबर्स हैं ये जनरेट होते हैं आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक कपड़े हैं या फिर फील्ड्स हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल, उसमें से जो 80 से 90% माइक्रोफाइबर्स होते हैं वो सीवेज के पानी के साथ बह करके खेतों में पहुंच जाते हैं या मैदानों में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर इन मैदानों में वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एब्जॉर्ब जब किए जाते हैं काफ़ी दिनों के बाद ये केमिकल्स इनसे रिलीज होने लगते हैं। ये केमिकल्स अल्टीमेटली सॉइल यानी मिट्टी में जाते हैं। मिट्टी के रास्ते अंडरग्राउंड वाटर में भी जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, मिट्टी में जो केमिकल्स जा रहे हैं तो मिट्टी में एक मनुष्य का दोस्त भी होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिसको हम बोलते हैं अर्थवर्म्स यानी केंचुए। और इन केंचुए यानी अर्थवर्म्स को सर्वाइवल के लिए पॉसिबिलिटी बचती ही नहीं है जब ये माइक्रोफाइबर्स उस मिट्टी में पहुंच जाते हैं। तो अर्थवर्म्स को भी ये वहाँ पर पनपने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देने वाला एक आंकड़ा है। ये जो केमिकल्स हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। कुछ देशों में जैसे यूके, वहाँ पर अगर हम बात करें तो हर 1 मील चलने पर, बीच पर, समुद्र के किनारे हर 1 मील चलने पर हमको क्या क्या मिलता है, तो देखिए 5,000 आइटम्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मिलते हैं और लगभग 150 प्लास्टिक की बोतलें मिलती हैं। इतना कचरा तो हमको हर 1 मील बीच पर चलने पर मिल जाता है यूके में। कुछ ऐसे ही हालात हमारे देशों के भी हैं और दूसरे देशों के भी हैं, ये कुछ अलग नहीं है। आगे आइए देखते हैं। हर 10 में से 9 सी बर्ड्स और हर 3 में से 1 टर्टल यानी कि कछुआ, ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो इन सभी के पेट में प्लास्टिक मौजूद है। ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक को निगल रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, एक रिपोर्ट में तो मैंने ये भी पढ़ा कि लगभग 100% जो कछुए होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, लगभग 100% के पेट में प्लास्टिक पाई जाती है, मौजूद होती है।
2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख समुद्री जीव जो होते हैं या जलीय जीव जो होते हैं और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सी बर्ड जो समुद्री पक्षी होते हैं, ये हर साल प्लास्टिक के प्रदूषण की वजह से मारे जाते हैं। लगभग 100% सी टर्टल्स हैव प्लास्टिक इन देयर स्टमक, ये मैंने अभी आपको बताया। मानव के कंजम्पशन के लिए यानी कि खाने के लिए जो मछलियां पकड़ी जाती हैं, उसमें से हर 3 में से 1 मछली के पेट में से प्लास्टिक निकलती है, यानी कि उसने प्लास्टिक खाई हुई होती है। 88% ऑफ सी सरफेस इज पॉल्यूटेड बाय प्लास्टिक वेस्ट। जितनी सी सरफेस है उसमें से लगभग 88% जो सरफेस है उसमें प्लास्टिक वेस्ट की वजह से कुछ ना कुछ प्रदूषण आ चुका है। वो प्लास्टिक वेस्ट बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, जैसा मैंने आपको बताया माइक्रोफाइबर्स भी अवेलेबल हैं। तो लगभग 88% सरफेस जो है उसको हम प्रदूषित कर चुके हैं। ये हमारी सफलता के और प्रगति के पद चिन्ह हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आर्कटिक आइस में प्लास्टिक गहराई में भी पाई गई है। आर्कटिक की जो बर्फ है उसकी गहराइयों में भी प्लास्टिक दबी हुई है, और जब ये प्लास्टिक रहेगी तो फिर हम क्यों कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या बर्फ़ पिघल रही है, ये क्या हो रहा है। जब हम इस तरह के काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स तो आनी ही हैं। साउथ पैसिफिक का जो हेंडरसन आइलैंड है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड आइलैंड माना गया है अभी तक अगर देखा जाए तो। जबकि ये जो पॉल्यूशन है, अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो ये सोर्सेज कुछ अनोखे नहीं हैं। ये सोर्सेज जनरेट करने वाले हम और आप हैं। देखिए सोर्सेज क्या हैं इस पॉल्यूशन के। मछली पकड़ने वाले जो जाल होते हैं, फिशिंग नेट्स, या जो उसमें रस्सियाँ उपयोग में लाई जाती हैं या तार यूज़ किए जाते हैं, फिशिंग नेट्स, रोप्स, वायर, सिगरेट के फिल्टर्स जो होते हैं ये बहुत मात्रा में समुद्र में पाए जाते हैं। फूड पैकेजिंग जिसमें बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ होता है ये पाए जाते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स के साथ साथ इससे ज़्यादा संख्या में प्लास्टिक बॉटल्स की कैप समुद्र में पाई जाती हैं। रेजर्स पाए जाते हैं, टूथब्रशेस पाए जाते हैं, और माइक्रोफाइबर्स जो कपड़ों के हैं वो, और साथ ही साथ जो स्ट्रॉ जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक और बाकी जूसेस में यूज़ करते हैं और उसको हम फेंक देते हैं, वो स्ट्रॉ समुद्र में बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो फैलाने वाली कंट्री है वो चाइना है। हालांकि चाइना से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम कोरोना से निपट रहे हैं, उसकी भी शुरुआत चाइना से ही हुई थी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर भी चाइना ने अपना नाम रोशन किया है। तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाला देश है चाइना, लेकिन हम लोग भी बहुत पीछे नहीं हैं, भारत भी बहुत पीछे नहीं है पॉल्यूशन में। हम लोग भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम विश्व की टॉप 10 नदियों की बात करें जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन समुद्र में मिला रही हैं, प्लास्टिक का जो कचरा समुद्र में मिलाती हैं, तो उन 10 नदियों में से एक तो नील नदी आती है, और दूसरी हमारे देश की जो गंगा नदी पूरा तंत्र है वो भी आता है। ये सोचने वाली बात है कि जिस गंगा को हम पवित्र बोलते हैं, साफ बोलते हैं, और हम उसमें आस्था की डुबकी लगाते हैं, उस गंगा को हम इतना गंदा करते जा रहे हैं पॉल्यूशन से कि उसका नाम आज विश्व की टॉप 10 रिवर्स में आ चुका है, गंगा नदी तंत्र का, जो समुद्र में प्लास्टिक पॉल्यूशन पहुंचा रही हैं। 500 से ज़्यादा डेड जोन ओशंस में बन चुकी हैं। ओशंस मतलब समुद्र में 500 से ज़्यादा ऐसे क्षेत्र बन चुके हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से जलीय जीव जंतु वहां से माइग्रेट कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और ये जो डेड जोन हैं ये आने वाले समय में 10 साल में डबल होने के चांसेस हैं। यानी कि समुद्र के अंदर, यानी कि जो जलीय क्षेत्र है हमारा, केवल समुद्र ही नहीं, जो ओवरऑल जलीय क्षेत्र पृथ्वी पर है उसमें 500 डेड जोन डेवलप हो चुकी हैं अभी तक जहां ऑक्सीजन की कमी है, और ये आने वाले 10 सालों में 2 गुनी हो सकती हैं। इसी में अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये आज ही कल का एक न्यूज़ आर्टिकल था कि लखनऊ की गोमती नदी में ऑक्सीजन का लेवल लगभग 0 पाया गया है। ये सारा पॉल्यूशन हम ही दे रहे हैं। केवल एक दिन एनवायरनमेंट डे मना करके कुछ नहीं होना। इतनी चीज़ों से अगर आपको टेंशन होती है तो अब आपको मैं बताता हूँ
कि इससे भी सबसे बड़ा अभी तक का जो तोहफा, जो गिफ्ट हमने इस प्रकृति को दिया है पूरे विश्व के लोगों ने मिलकर के, वो क्या है? तो आइए बताते हैं। द बिगेस्ट रिजल्ट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इज द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। आइए आपको दिखाते हैं ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच क्या है। शायद बहुत लोगों ने सुना होगा, शायद बहुत लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। आपको इसकी मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये पैसिफिक ओशन का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर प्लास्टिक ही प्लास्टिक इकट्ठी है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं लग रही है अभी पिक्चर से। ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा एरिया है जहाँ पर प्लास्टिक इकट्ठी है और इसी को नाम दे दिया गया ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। लेकिन नहीं, अगर आपको ये लगता है कि ये कोई छोटा सा एरिया है, समुद्र के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं है, तो अब आपको मैं मैप में दिखाता हूँ कि द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच ये क्षेत्र कितना बड़ा है। इस मैप से आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये देखिए, ये पूरे विश्व का मैप है। इसमें अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये आपको छोटा सा दिख रहा है भारत। ठीक है, यहाँ पर भारत है और ये आप देखिए कि भारत का क्या साइज़ है। और ये रहा जो आपको लाल घेरे के अंदर दिख रहा है, ये है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जहाँ पर प्लास्टिक ही प्लास्टिक समुद्र की सतह पर तैर रही है। इस एरिया से 700 से ज़्यादा स्पेशीज़ माइग्रेट कर गई हैं। यहाँ पे 700 से ज़्यादा प्रजातियों को खतरा है, समुद्री जीव जंतु की प्रजातियों को खतरा उत्पन्न हो गया है। ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच ये हमारा दिया हुआ है। इस धरती पर पानी का इतना स्रोत है, लेकिन उस पानी के स्रोत को हम ख़त्म करते जा रहे हैं, दोहन कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर का। और जो सरफेस पर, सतह पर पानी है, उसको हम पूरी तरह से पॉल्यूट कर रहे हैं। अंत में हम किस तरफ जाएंगे पता नहीं। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे इस पर्यावरण के नाम पर पता नहीं। तो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के बारे में आइए आपको थोड़े से और पॉइंट्स बताते हैं। इसका साइज़ अब आपको और अंदाज़ा लगेगा। फ्रांस जो है, फ्रांस के साइज़ से 3 गुने से ज़्यादा साइज़ है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का। समुद्र का जो क्षेत्र जहाँ पर मैंने आपको बताया प्लास्टिक ही प्लास्टिक इकट्ठी है, इसका जो क्षेत्र है ये फ्रांस से 3 गुना तक बड़ा है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं वो हैं फिशिंग नेट्स। ठीक है, जो पूरे इस कचरे के लिए 45% जिम्मेदार हैं। बहुत सारे ऐसे आंकड़े यहाँ के हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही एक मैं आपको बता रहा हूँ। ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, इसी तरह के 5 और भी पैचेस हैं समुद्र में। ओशंस में ऐसे 5 और पैचेस हैं जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच जैसे हैं, जहाँ पर प्लास्टिक और कचरा इकट्ठा है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में 1.1 से लेके 3.6 ट्रिलियन पीसेस ऑफ प्लास्टिक्स तक हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है। ये जो प्लास्टिक यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जितने सी टर्टल्स हैं उनकी जो डाइट यानी भोजन है उसका 74% जो भाग है वो ये प्लास्टिक है। यानी कि प्लास्टिक इतना ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर, जो ये समुद्री जो टर्टल्स हैं ये उसी को खा जाते हैं और उनकी जो डाइट है उसका 74% भाग ये प्लास्टिक हो चुकी है। और ये क्या असर डाल रही होगी उनके शरीर पर, ये हम और आप बेहतर समझ सकते हैं। और अगर कोई भी एक प्रजाति विलुप्त होती है तो उसका इफ़ेक्ट सभी पर आता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ साइकिल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी एक प्रजाति जब विलुप्त होती है तो उसका इफेक्ट दूसरों पर ज़रूर आता है। ये जो प्लास्टिक यहाँ पर मौजूद है, इसमें से मैक्सिमम जो प्लास्टिक है ये कई कई दशकों पुरानी है, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी ख़त्म नहीं होती, डिग्रेड नहीं होती है, तो ये दशकों पुरानी है प्लास्टिक। ठीक है, तो ये प्लास्टिक पूरी बुरी तरह से पॉल्यूशन फैला रही है। बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, लेकिन आज के लिए केवल इतना ही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि ये आंकड़े शायद हमारी और आपकी आंखें खोल दें। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो अब हमें समझ में आ रहा होगा कि ये क्या भयानक सिचुएशन है कि नहीं है। ये जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है किस हद तक बढ़ रहा है, और ये करने वाला कोई और नहीं है, ये हम हैं। हम लोग एक दिन पर्यावरण दिवस मना लेते हैं, क्या ये
सफिशेंट है हमारे लिए कि हम एक फ़ोटो खींचकर फेसबुक पर, ट्विटर पर डाल दें एक पौधा लगाते हुए, और उस पौधे का हम दोबारा हालचाल भी ना लें कि वो अगले साल हमको मिले या ना मिले। हम पेज पर पेंटिंग करके, ड्राइंग बना करके, पोस्टर बना करके सेव एनवायरनमेंट का मैसेज देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस एक पेपर को बनाने के लिए भी पेड़ को काटा गया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। केवल हैप्पी एनवायरनमेंट डे बोलने से कुछ नहीं होगा, अपनी जिम्मेदारी को हमको समझना होगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो सॉल्यूशंस जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक भी ये पॉइंट्स पहुँचें और लोग चीज़ों को समझें, पर्यावरण और एनवायरनमेंट के महत्व को समझें। नहीं तो आने वाले समय में बहुत बुरा दौर आने वाला है। हम अभी भी देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से क्या हो सकता है, ये कोरोना ने हमें समझा दिया है। और 500 डेड जोन अगर समुद्र में बनी है तो आने वाले समय पर वो अदर्स जो दूसरी सतहें हैं वहाँ पर भी बनेंगी। तो देखते रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमसे हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना और पर्यावरण को सुरक्षित रखिए।